हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आज हम देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात जैसे ही करते हैं तो वैज्ञानिक के द्वारा, जितना भी भूगर्भ वैज्ञानिक है उसके द्वारा प्रयास किया गया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या पाया जाता है। तो इसके लिए हम कुछ प्रत्यक्ष स्रोत भी है और हमारे पास कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत भी है, या कह सकते हैं कुछ प्राकृतिक स्रोत भी हैं, कुछ अप्राकृतिक स्रोत भी है। लेकिन पूर्ण रूपेण से हमें यह अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो अधिकतम पृथ्वी के आंतरिक भाग में खुदाई हुई है वो 12 किलोमीटर तक की हुई है। 12 किलोमीटर मतलब समझते हैं कि एक आर्कटिक महासागर जो है या 66.5 डिग्री से उत्तर में पड़ता है, यानी उत्तरी ध्रुव के पास जो महासागर है उसको आर्कटिक महासागर कहा जाता है। उसमें 12 किलोमीटर आंतरिक भाग तक खोदा गया, यानी पृथ्वी के अंदर तक खोदा गया है। आपको पता होगा कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है, त्रिज्या पृथ्वी की आपको पता होगा 6378 किलोमीटर है। कहीं कहीं 6371 किलोमीटर भी लिखा हुआ रहता है। ऐसे इसको सीधा 6400 किलोमीटर माना जाता है। तो इसके मामले में अब 12 किलोमीटर देखेंगे तो पूरी तरह से नगण्य के मात्र हो गया, यानी यहाँ 6378 किलोमीटर हुआ और इधर 12 किलोमीटर हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सापेक्ष में ये खुदाई कुछ भी नहीं है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है इसकी जानकारी हमें मुख्य रूप से प्राकृतिक स्रोत के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। यानी प्राकृतिक स्रोत क्या कहता है या कोई भी अप्राकृतिक स्रोत जितना भी है वो हमारे बारे में क्या कहता है, यानी पृथ्वी के इस संरचना के बारे में क्या बोलता है कि पृथ्वी का संरचना, आंतरिक संरचना कैसा है। तो हम देखते हैं कि कुछ जो प्राकृतिक स्रोत है और कुछ अप्राकृतिक स्रोत है उसमें क्या क्या अंतर हो सकता है। जैसे कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि हमारा पृथ्वी जो है एक अंडा अनुसार है। अंडा के अनुसार आप जैसे कहते हैं कि अंडा जैसे हो गया, अंडा में आप जानते होंगे कि उबला हुआ जो अंडा है उसमें 3 परत होता है। पहला वाला जो होता है वो ठोस परत होता है, उसके बाद बीच वाला भाग जो होता है वो ठोस और ठोस पूरी तरह से ठोस होता है, लेकिन उसमें कुछ मुलायमता पाया जाता है। उसके आंतरिक भाग जो वसा का स्रोत होता है, यानी 3 भाग में आप देखेंगे। उसी प्रकार पृथ्वी का विभाजन भी 3 भागों में किया गया है। वो ऊपरी भाग को क्रस्ट कहा जाता है। तो वो ऊपरी वाला जो भाग है, अब जैसे आगे हम जैसे पढ़ेंगे ज्वालामुखी या ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, उसके बाद हम जब महाद्वीपीय विस्थापन पढ़ेंगे तो अंडा का उदाहरण बहुत अच्छा होगा। तब तक हम ये देखते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग की जानकारी जो हमें जो स्रोत से प्राप्त होता है वो 2 प्रकार का स्रोत है। 2 प्रकार का स्रोत की बात जैसे करते हैं तो 2 प्रकार के स्रोत में आता है, एक को कहते हैं अप्राकृतिक स्रोत, और दूसरा हो गया प्राकृतिक स्रोत। तो अप्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आता है? इस स्रोत में आता है घनत्व। घनत्व के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या पाया जाता है, भूगर्भ वैज्ञानिक इसका पता लगाते हैं। उसके बाद हो गया दाब हो गया, उसके बाद ताप हो गया। अप्राकृतिक स्रोत में आता है जैसे हो गया ज्वालामुखी, उल्कापिंड, उसके बाद भूकंप। ये 3 रूप से क्या है, ये 3 इधर हो गया और 3 इधर हो गया। यही क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना का स्रोत कैसा है। और एक और ऐसे प्रकार लिखा जाए तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय, पृथ्वी की उत्पत्ति जो हम पहले ही बताए थे, उत्पत्ति की संरचना का थ्योरी आप कह सकते हैं, जो सिद्धांत है। यानी कोई तो देखा तो नहीं था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, लेकिन उसके लिए जितना भी थ्योरी दिया गया है उसके आधार पर हम इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं कि इसकी संरचना ऐसे हो सकती है। घनत्व की बात जैसे ही करते हैं तो आपको पता है कि
पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे बढ़ने के बाद क्या होता है कि उसका घनत्व तो बढ़ता है, यानी घनत्व का जो सापेक्ष लिया जाता है वो जल से लिया जाता है। यानी पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम क्या है प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यानी यहाँ जब भी बात की जाती है तो जल से की जाती है, घनत्व की बात जब भी की जाती है तो जल के सापेक्ष किया जाता है, यानी जल के घनत्व को 0 माना जाता है, उसके बाद इसका सापेक्ष लिया जाता है कि इसका घनत्व कितना होगा। तो उसी प्रकार पृथ्वी का घनत्व 5.5 है, जो अन्य सौरमंडल का जितना भी अन्य ग्रह है उस ग्रह में सबसे ज़्यादा पृथ्वी का ही घनत्व है। तो घनत्व के आधारित हम जब बात करते हैं तो घनत्व के आधारित में जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाने के बाद क्या होता है कि पृथ्वी के जैसा 12 किलोमीटर तक देखा गया है उसमें घनत्व में वृद्धि पाया गया है। उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी अत्यधिक घनत्व वाला पदार्थ होगा, यानी ऐसा पदार्थ होगा जिसका घनत्व बहुत अधिक होगा। और एक सीमा तक ऐसा भी माना जाता है कि एक आप ज्योग्राफी पढ़े, ज्योग्राफी कहते हैं ये भूगोल फिजिक्स पढ़े होंगे, फिजिक्स भौतिकी विज्ञान में दिया है कि एक प्रत्यास्था गुणांक होता है। प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी जो होता है वो किसी वस्तु का घनत्व कितना अधिक तक हो सकता है, उसके बाद उसका अधिकतम उसको नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो घनत्व तो होगा निश्चित रूप से, नीचे बढ़ने के बाद घनत्व होगा, लेकिन एक हद तक घनत्व जा सकता है। तो उसके आधार पर क्या किया कि घनत्व के आधार पर एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक ने क्या किया कि 3 भागों में पृथ्वी का आंतरिक भागों का विभाजन किया। तो उसका नाम क्या क्या दिया गया, जैसे हम एक ऐसे पृथ्वी का एक काट ले लेते हैं, पृथ्वी का काट आप मान लें कि यहाँ त्रिज्या जो है, उसके बाद एक काट लेने के बाद इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। 3 भागों, यहाँ घनत्व आधारित बात हो रही है। तो 3 भागों में एक को कहा गया सीमा, पहला को कहा गया सियाल, सियाल कहा गया, दूसरा को कहा गया सीमा, तीसरा को कहा गया नीफे। इसको इंग्लिश लिखने के बाद पता चलेगा। सियाल मतलब क्या हो गया, SIAL। दूसरा भाग जो है वो है सीमा, SIMA ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन SIMG हम लिखेंगे इसको। उसके बाद नीफे NIFE। तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि पहला भाग जो सियाल है उसमें सिलिका और एल्युमिनियम का मात्रा है, सिलिका और एल्युमिनियम का मात्रा। दूसरा जो भाग है सीमा जिसको कहा जाता है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिकता में पाई जाती है, यानी सभी तत्व पाया जाता है। लेकिन आप ऐसा जानते होंगे कि पृथ्वी के हर एक भाग में हर एक तत्व पाया जाता है, लेकिन अधिकता किसकी होती है इसकी बात हो जाती है। तो अधिकता पाया जाता है, यानी सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता इसमें पाई जाती है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। और आंतरिक भाग जो है जिसको केंद्र भाग कहते हैं उसमें निकेल और आयरन की बात, यानी निकेल और लोहा अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी NIFE मतलब समझते हैं निकेल और लोहा की मात्रा इसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो है ये घनत्व आधारित स्रोत के आधार पर क्या किया गया, वैज्ञानिक एक का नाम है वैज्ञानिक एडवर्ड स्वेस नाम का एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने क्या किया घनत्व के आधार पर इस पृथ्वी के आंतरिक भाग का इसका विभाजन किया, और इसी विभाजन को अभी तक माना जाता है। ये तो हो गया घनत्व आधारित विभाजन। उसके बाद दाब की बात करते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे बढ़ने के बाद ऊपरी भाग का दबाव ज़्यादा बढ़ता है, तो ऐसा माना गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं न कहीं अत्यधिक दाब के कारण कुछ ऐसे तत्व पाया जा सकता है जिसका अनुमान वैज्ञानिक के अनुसार अभी तक दाब के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दाब के अनुसार कुछ अत्यधिक बात की पता अभी तक नहीं चल पाई है। जैसे ताप की बात करते हैं, ताप में भी ऐसा असमानता पाई गई है। ताप के आधार की बात करते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ जाता है ताप 32 मीटर जाने पर, 32 मीटर अगर आप अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ जाता है। उसके अनुसार आप अगर 10 डिग्री जाएंगे तो इसके अनुसार आप समझ जाते हैं कितना बढ़ जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तापमान कितना डिग्री, 320 मीटर पर। यानी उसके अनुसार आप लगा सकते हैं कि यहाँ 6300 किलोमीटर,
तो इसके अनुसार बहुत ज़्यादा हो जाएगा तापमान। लेकिन ताप के आधार पर भी ऐसा पाया गया कि ताप के आधार पर भी सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापों की विभिन्नता देखी गई है, यानी विभिन्न प्रकार के जगह पर विभिन्न प्रकार का ताप देखा गया है। तो ताप और दाब के आधार पर अभी तक पृथ्वी के आंतरिक भाग का सही से जानकारी नहीं हो पाया है, और सही से जानकारी नहीं होने के कारण ये दोनों का अभी भी इसमें विभाजन नहीं किया जाता है। अभी तक जो विभाजन किया गया वह घनत्व आधारित किया गया है। इसके बाद ज्वालामुखी की बात हम जैसे करते हैं, तो ज्वालामुखी में आप जानते होंगे कि ज्वालामुखी से के समय जो निकलता है, ज्वालामुखी किसको कहते हैं कि ये मैग्मा से लेकर ज्वालामुखी क्रिया यानी चट्टान को जमने तक का जो क्रिया होता है उसको ज्वालामुखीता कहा जाता है। तो ज्वालामुखी क्रिया में जो लावा निकलता है, लावा आप देखे होंगे कि प्राय फिल्म में देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि आप ठोस का पिघला हुआ रूप देखेंगे और धीरे धीरे वो पिघल के आगे बढ़ते रहता है। तो वही जो बढ़ता है, इसके आधार पर वैज्ञानिक पता लगे पृथ्वी के आंतरिक भाग पे कहीं ना कहीं चट्टान क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। जैसे चट्टान की द्रव मैग्मा का परिभाषा हम क्या करेंगे कि चट्टान का पिघला हुआ स्वरूप है। चट्टान का पिघला हुआ स्वरूप क्या है, मैग्मा है। और चट्टान क्या होता है, खनिजों के समूह को चट्टान कहा जाता है। खनिज के समूह को चट्टान कहा जाता है। तो खनिज से चट्टान बना और चट्टान से मैग्मा बना। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि खनिज के जो पिघला हुआ रूप है वही क्या है, मैग्मा है। तो जितना भी खनिज होता है वो पिघल के मैग्मा का रूप ले लेता है, और पिघलने के बाद जो ऊपर की आता है, जो कैसे पिघलता है ये हम ज्वालामुखी चैप्टर में बताएंगे। ज्वालामुखी का एक स्पेशल चैप्टर लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे। तब तक ये जानिए कि मैग्मा जो बाहर निकलता है उसके आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं ना कहीं तो तरल जरूर है, इसलिए तो तरल बाहर निकल रहा है। तो ज्वालामुखी से सिर्फ यही पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं ना कहीं तरल पदार्थ की मात्रा पाया जाता है। उसके बाद आता है उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या है कि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का जिस समय उत्पत्ति हुआ था उसी समय उल्कापिंड का भी उत्पत्ति हुआ है। तो उल्कापिंड है जो कि कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह किसको हम पहले ही बता चुके हैं कि क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक क्षुद्र नाम का ग्रह था जो विस्फोट के कारण फैल गया है, और बहुत सारा क्षुद्र ग्रह का एक पेटी बना हुआ है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। उस ग्रह से कभी कभी क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चपेट में आने के कारण पृथ्वी की तरफ बढ़ जाता है, और वही बढ़ने के कारण कभी कभी क्या होता है कि बड़ा जो स्वरूप होता है, उल्कापिंड का बड़ा जो स्वरूप होता है वो पृथ्वी तक पहुंच पाता है। छोटा स्वरूप है तो वह घर्षण के कारण ही जल जाता है, जिसको टूटता हुआ तारा कहते हैं, और ये जब पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसको उल्कापिंड कहा जाता है। तो उल्कापिंड जब आता है तो ऊपरी भाग तो उसका नष्ट हो जाता है, और उसके जो मध्य में बचता है उस भाग से अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी कुछ ऐसा ही तत्व होगा, और उसमें क्या देखा गया कि निकेल और लोहा की अधिकता है। तो इसके आधार पर, उल्कापिंड के आधार पर भी ये बात साबित हो चुकी है। अब भूकंप की बात होती है, तो भूकंप की बात करने से पहले हम इसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि भूकंप थोड़ा बड़ा चैप्टर है, और भूकंप की बात जो हम जैसे करेंगे भूकंप के आधार पर कैसे कैसे इसका पृथ्वी के आंतरिक भाग का विभाजन किया गया है। अब हम देखते हैं भूकंप आधारित स्रोत। तो भूकंप आधारित स्रोत की बात जैसे होती है, भूकंप आधारित स्रोत, आपको पता होगा कि भूकंप जब उत्पन्न होती है, जब कभी भूकंप आता है तो उससे 3 तरंगे निकलती है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। और आपको पता नहीं है तो हम अगले चैप्टर जरूर लाएंगे जल्दी से, भूकंप के तरंग की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। तो तब तक ये जानिए कि भूकंप का जो स्रोत है वो 3 तरंगे हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो इसका भी, इस तरंग का भी विभाजन किया गया है। विभाजन ऐसे किया गया है कि एक को कहा जाता है भूगर्भीय तरंग। भूगर्भीय तरंग को शारीरिक तरंग भी कहा जाता है। दूसरा हो गया इधर धरातलीय तरंग। भूगर्भीय तरंग में आता है पी और एस, और धरातलीय तरंग में आता है एल।
यानी इसके आधार पर आप ऐसा कह सकते हैं कि P और S जो तरंगे हैं वो क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाता है और L तरंगे धरातल पे आ जाता है। तो इसका तो कोई हमें जानकारी अभी जुटाना नहीं है, यह भूकंप के चैप्टर में जान लेंगे कि L तरंगे क्या होता है। लेकिन P और S तरंगे भूगर्भीय तरंगे हैं, यानी भूमि के अंदर जाता है। तो इसके आधार पर हम तय करेंगे कि P और S का जो तरंगे है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच पाती है। और क्या होता है कि इसका जो माध्यम होता है वो घनत्व आधारित होता है। घनत्व आधारित यानी घनत्व बढ़ने के बाद ये दोनों का स्पीड बढ़ जाता है, घनत्व कम होने के बाद ये दोनों का स्पीड कम हो जाता है। तो इसका जो अब चालन का जो स्रोत है, P का चालन का स्रोत की बात करते हैं तो ठोस, तरल, तरल यानी द्रव हो गया, तरल और गैस, ये तीनों में P पास कर जाता है। लेकिन S की बात जैसे ही आती है तो S सिर्फ ठोस अवस्था में ही पार कर पाती है। तो ये दोनों तरंग जब गुजार के देखा गया तो गुजारने के बाद आप जैसे एक रेखा हम बनाते हैं, रेखा चित्र बनाते हैं। इसका विभाजन किया गया, जैसे हो गया ये 6400 हम लिख देते हैं, ऐसे 6378 हम लिखते हैं, 6378 हो गया ये हो गया 5100, ये हो गया 2900, हम बीच में यहाँ 2700 भी कर लेते हैं। उसके बाद इधर 200, 300 लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। जब क्या हुआ कि P तरंगे और S तरंगे को इसके पृथ्वी के आंतरिक भाग में गुजारा गया तो देखा गया यहाँ क्या कि ये जो P तरंगे हैं शुरू में क्या होता है कि यहाँ पर इसका वेग बढ़ता है, कुछ दूर जाने के बाद इसका वेग घट जाता है, वेग घट जाता है। उसके बाद फिर इसका वेग बढ़ता है, उसके बाद फिर इसका वेग क्या होता है कि इसके बीच बहुत ज़्यादा घट जाता है और इसके बाद इसका स्पीड और बढ़ जाता है। ये P तरंगे में पाया जाता है। S तरंगे को देखा गया कि इसका भी स्पीड ऐसे से बढ़ रहा है, उसके बाद थोड़ा सा कम हो गया, उसके बाद फिर से बढ़ा और यहाँ जाने के बाद 2900 किलोमीटर जाने के बाद, ये सभी किलोमीटर में लिखा हुआ है, 2900 किलोमीटर जाने के बाद S तरंगे लुप्त हो गया। तो यहाँ के लुप्त हो जाने के कारण ये जो भाग माना गया कि ऐसा माना गया कि यहाँ जो पूर्ण रूपेण द्रव पाया जाता है, यानी ये तरल भाग है। ये कौन सा भाग हो गया? तरल वाला भाग हो गया। और ये जो स्पीड कम हो यहाँ भी क्या है? घनत्व तो कम है, इसलिए इसका स्पीड कम हुआ है। इसके आधार पर यह पता लगाया गया कि ये जो वाला भाग है, ये भाग में ठोस के करीब वाला द्रव अवस्था, यानी सिर्फ चट्टान में थोड़ा सा, इस एक प्रकार के देहाती भाषा में कह सकते हैं सिर्फ पसीना आया है, यानी पूर्ण रूपेण से द्रव अवस्था में नहीं बदला है, जिसके कारण S तरंगे इसमें पास कर गया है। जिस प्रकार हम आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे आटा सानने के बाद रोटी हम बनाते हैं, तो जो रोटी बनाने के बाद आटा का जो आकार होता है यानी ठोस के करीब ही रहता है, उसको ठोस ही माना जाए। तो उसी प्रकार क्या होता है कि यहाँ का जो भाग है उसी प्रकार है। उसके बाद इसका जो यहाँ तरल अवस्था पाया जाता है, इसलिए क्या होता है यहाँ गायब हो जाता है, इसलिए ऐसा माना गया कि यहाँ S तरंगे गायब हो रहा है, इसलिए यह भाग क्या होगा? तरल अवस्था में यानी द्रव अवस्था में है। तो इसके आधार पर कैसे विभाजन किया गया? तो इसके आधार पर भी विभाजन जो किया गया है, आप जैसे एक काट बना लेते हैं, काट बनाने के बाद आप इसका विभाजन आप ऐसे कर सकते हैं। ये जो ऊपरी वाला भाग है इसको कहा गया क्रस्ट। क्रस्ट इसको हिंदी में कहा जाता है भूपरपट्टी। भूपरपट्टी ये हो गया भूपरपट्टी। ये जो वाला बीच वाला भाग है इसको कहा गया मेटल। मेटल और इसको कहा गया कोर। ये वाला भाग को कहा गया कोर। अब इसका विभाजन कैसे कैसे किया गया? तो यहाँ जो है ये जो यहाँ पर ये इसका जो विभाजन करता है, यानी दो परतों के बीच जो विभाजन करता है उसको कहा जाता है असंबद्धता। असंबद्धता मतलब क्या हो गया कि जब दो प्लेट की तरह जो ना प्लेट नुमा ऐसे आकार हम मान सकते हैं कि दो परतों को जो विभाजन करता है उसको कहा जाता है असंबद्धता। तो इसके बीच में जो असंबद्धता है उसको कहा जाता है मोहे।
इसको कहा गया मोहे कहा गया। और यहाँ पाया जाता है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता, ये हो गया गुटेनबर्ग असंबद्धता, ये हो गया मोहे असंबद्धता। तो इसका विभाजन इस प्रकार किया जाता है, यानी ऊपरी वाला भाग को भूपर्पट्टी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट कहा जाता है, ये मेंटल का इंग्लिश मेंटल नहीं कहा जाता। कोर हो गया, नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। तो ये 3 प्रकार का विभाजन किया जाता है। इसका विभाजन जो किया गया है, इसका एक और विभाजन किया जाता है कि मेंटल का जो ऊपरी वाला भाग है, जैसे इसका विभाजन अब बीच से कर देते हैं, तो मेंटल के ऊपरी वाला भाग को, ये जो ऊपर वाला भाग है, इसको कहा गया दुर्बल मंडल, इसको कहा गया दुर्बल मंडल। ऊपर वाला भाग को कहा गया स्थल मंडल, स्थल मंडल कहा गया। उसके बाद ये वाला जो बीच वाला भाग है, यानी मेंटल का जो निचला परत है, ये निचला परत को कहा जाता है मध्य मंडल, और नीचे वाला को कहा जाता है, ये हो गया केंद्र मंडल। यानी इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि स्थल मंडल हो गया, दुर्बल मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया और केंद्र मंडल हो गया। और इसके आधार पर कह सकते हैं कि ऊपर वाला भाग भूपर्पट्टी हो गया, बीच वाला मेंटल हो गया, उसके बाद कोर हो गया। यहाँ जो मेंटल वाला भाग है, ऊपर वाला मेंटल जो है, ऊपर वाला मेंटल को कहा जाता है दुर्बल मंडल कहा जाता है, और नीचे वाला मेंटल को कहा जाता है मध्य मंडल, और नीचे वाला कोर का जो भाग है उसको केंद्र मंडल कहा जाता है। ऊपरा जो भूपर्पट्टी का ऊपरी भाग है उसको कहा जाता है स्थल मंडल। तो इस प्रकार क्या किया जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों को विभाजन किया जाता है। और इसका विभाजन आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो वाला भाग है, यानी ये 2900 हो गया और ये 5100 हो गया। तो 2900 से 51 ये तरल अवस्था में है ना, ये तरल अवस्था में है, ये तो ठोस है, ये भी ठोस है, और ये भी क्या है कि थोड़े से तरल अवस्था में कर सकते, थोड़े से तरल अवस्था में, यानी कुछ लिख सकते हैं, कुछ तरल अवस्था में, यानी तरल अवस्था के समीप माना जा सकता है। यानी पूर्ण रूप से तरल अवस्था नहीं है, लेकिन तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ज्वालामुखी का जो स्रोत होता है, यह दुर्बल मंडल ही होता है। ज्वालामुखी का जितना भी लावा निकलता है, ये कुछ जो है तरल अवस्था में, यानी तरल अवस्था में पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है। हम जैसे आटा का उदाहरण दिए, आटा के समीप ही है, वैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा पानी डाला गया चट्टान में, और एक प्रकार से मान सकते हैं कि उसमें होता है रेडियो एक्टिव किरण के कारण ऐसा होता है कि वो पिघले, थोड़ा सा पिघले हुए अवस्था में पाया जाता है। जैसे बहुत सारा मिट्टी लिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसमें मिलाने की कोशिश किए, जैसे चाक बनाया जाता है, तो चाक बनाने के समय जो मिट्टी जितना कठोर होता है, उसी प्रकार का कठोर अवस्था दुर्बल मंडल में पाया जाता है। और ज्वालामुखी का जो मुख्य रूप से स्रोत होता है, ऐसे यहाँ से जो आएगा तो वहाँ तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ज्वालामुखी का जो मुख्य रूप से स्रोत माना जाता है, ये दुर्बल मंडल ही माना जाता है। दुर्बल मंडल से ही क्या होता है कि ज्वालामुखी का जितना भी लावा निकलता है, वो दुर्बल मंडल से ही निकलता है। ऊपर वाला भाग स्थल मंडल हो गया। तो इस प्रकार इसका विभाजन किया गया है। आशा है कि आप लोग इसको समझे होंगे, क्योंकि आगे भी हम इसी के आधार पर भूकंप जब पढ़ाएंगे, उसके बाद ज्वालामुखी पढ़ाएंगे, उसके बाद जितना भी उत्पत्ति पढ़ाएंगे, अधिकतर का संबंध इससे होगा। और जब हम पृथ्वी के आंतरिक बल की बात करेंगे और बाह्य बल की बात करेंगे, उस समय भी इसका प्रयोग होगा। तो आप सही से इसको जानकारी लें। उसके बाद अगर एक बार में पूरा नहीं होता है तो वीडियो को दोबारा देखें। धन्यवाद।